हेलो। स्वागत है आप सबका। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं लिस्ट और डेटा फ्रेम्स। तो थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं पहले, सो दैट हमको क्लियर हो कि हम करने क्या वाले हैं आगे। और आज हम लिस्ट देखेंगे और डेटा फ्रेम्स देखेंगे, बट और क्या है डेटा स्ट्रक्चर्स में। तो हमने अभी तक सिर्फ स्केलर्स और वेक्टर्स कवर किया है। तो वेक्टर्स के दो फ्लेवर्स होते हैं। हमने एक देखा, उसका एटॉमिक वेक्टर टू बी प्रिसाइज देखा है, ठीक है ना। तो अगर मैं देखूं इसको, एक मिनट में पॉइंटर अपना थोड़ा सा वाइड कर लेता हूं। तो वेक्टर्स दो फ्लेवर में आते हैं। एक आपके एटॉमिक वेक्टर्स होते हैं और दूसरा जो होता है वो आपका लिस्ट होता है। ये भी वेक्टर ही होता है, ठीक है। इन दोनों को क्रिएट करने का, इसको हम सी से क्रिएट करते हैं, सी जो कंबाइन कमांड है आपका, और इसको हम लिस्ट कमांड से क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। इन दोनों को आप एक साथ भी कर सकते हो। एक वेक्टर कमांड भी होता है, और इसके अंदर जैसे अगर मैंने लिस्ट लिख दिया और यहाँ 10 लिख दिया, तो ये एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर देगा 10 लेंथ का। मतलब इसके अंदर, लिस्ट के अंदर 10 आइटम्स होंगे, ठीक है। तो अगर आप जो भी लिस्ट क्रिएट होगा उसके ऊपर अगर आप लेंथ लगाओगे फंक्शन, सो उसकी वैल्यू आपको 10 रिटर्न करेगा ये, ठीक है। तो ये इस कमांड से होता है। इसकी जगह आप एटॉमिक वेक्टर भी क्रिएट कर सकते हो सेम कमांड से, वेक्टर कमांड से। यहां पर आपको बस न्यूमेरिक लिखना है, और अगर 10 लिखोगे तो आपको 10 जीरोस दिखेंगे, क्योंकि ये नंबर है, राइट। आप इसी तरह से कैरेक्टर भी क्रिएट कर सकते हो। यहां पर कैरेक्टर अगर आप लिखोगे और 10 करते हो तो 10 एम्प्टी सिंगल कोट में या डबल कोट जो भी है, मतलब इनिशियलाइज हो जाएंगे आपके 10 पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से आप वेक्टर कमांड के थ्रू भी आप चीजों को क्रिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सी या लिस्ट ही लगाओ, आप इस तरह से चीजों को भी बना सकते हैं। तो वेक्टर्स दो फ्लेवर के होते हैं, एटॉमिक और लिस्ट। लिस्ट का जो स्पेशल केस है वो है डेटा फ्रेम। अब हमने ये देखा है पिछले लेक्चर में कि एटॉमिक जो वेक्टर होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं। अच्छा, एटॉमिक वेक्टर के अलावा कौन कौन से होमोजीनियस होते हैं? तो एटॉमिक वेक्टर का एक एक्सटेंशन जो है, अगर हम इसको एन डायमेंशनल व्यू में देखें तो वो अरे हो जाता है। आर के अंदर इतना यूज नहीं करते अरे, पर होता है, ये डेटा स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है। और अरे का ही एक स्पेशल केस जो है वो मैट्रिक्स है, ठीक है ना। सो अरे और मैट्रिक्स आपका एक स्पेशल केस है, जिसके अंदर एक एट्रीब्यूट ऐड हो जाता है। अगर एटॉमिक वेक्टर्स की बात करें तो उसके अंदर एक एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, उस एट्रीब्यूट को हम डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स एक स्पेशल केस है अरे का, जो 2 डायमेंशन का होता है। वेयर अरेज कैन बी n क्रॉस n डायमेंशन, n क्रॉस n क्रॉस p, ऐसा इस तरह से होता है। मतलब देयर आर मेनी डायमेंशंस टू इट, ओके ना। जो 2 डायमेंशन होगा वो मैट्रिक्स होगा। और ये होमोजीनियस इसलिए है क्योंकि सारे पॉइंट मैट्रिक्स के या तो नंबर होंगे या कैरेक्टर होंगे या कोई एक सिंगल डेटा टाइप होगा। इट कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स और अरे के साथ खास बात है कि दे आर होमोजीनियस इन नेचर। अगर लिस्ट और डेटा फ्रेम की बात करें तो दे आर हेट्रोजीनियस। और ऑफ कोर्स हमने बात नहीं किया है कि हम कैसे अरे या मैट्रिक्स बनाएंगे। अरे का हम इतना डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली मैं भी आपको फ्रैंकली बोलता हूं, मैंने भी इतना अरेज पे काम नहीं किया है, क्योंकि ये रेयर होते हैं थोड़े। मैं इसको ऐसा बोलूं कि रेयर होते हैं और शायद ही आपको यूज पड़ेंगे। मैट्रिक्स, हाँ, डेफिनेटली यू कैन डू सम गुड थिंग्स फ्रॉम मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स देख लेंगे कि कैसे इसको करना है, बट अरे के ऊपर इतना कोई खास डिस्कशन नहीं होगा। अगर आपको अरे बनाना है तो मैं बता दूंगा कैसे बनता है, बट पॉइंट ये है कि इसके अंदर हम ऑपरेशंस बहुत ज्यादा नहीं करने वाले हैं। हाँ, मैट्रिक्स थोड़ा बहुत ऑपरेशन करके देख लेंगे कि ये काम कैसे करता है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये 2 हैं, ये इसको हमने थोड़ा सा पार्क करके रखा हुआ है। तो हम, अच्छा, इसके अलावा एक और डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके बारे में हमने ज्यादा बात नहीं की है, वो फैक्टर। ये बिल्ट ऑन टॉप ऑफ न्यूमेरिक डेटा स्ट्रक्चर ही है, बट ये इंफॉर्मेशन जो है कैटेगोरिकल डेटा का लेता है। मतलब ये थोड़ा सा, अगर मैं बोलूं इसको कि अगर डेटा आपके रिपीटेटिव है, ठीक है, कैटेगरीज हैं, बट वो कैरेक्टर में पड़े हुए और आप चाहते हो कि उसमें कुछ ऑर्डर आ जाए या उसको नंबर की तरह बैकएंड में सेव करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए फैक्टर डेटा सेट यूज करते हो, ठीक है। तो फैक्टर डेटा सेट यूजफुल है, आई मीन डेटा स्ट्रक्चर, नॉट डेटा सेट, गलत आदत पड़ गई है। तो ये यूजफुल है बहुत ज्यादा। और कई मॉडलिंग के जब आप
स्टैटिस्टिकल मॉडल बनाते हो उसमें काफी यूजफुल हो जाता है, ठीक है ना। तो हम फैक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे, तो एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर अरे, मैट्रिक्स और फैक्टर्स को हम अलग से डिस्कस करेंगे, जो इसके ठीक बाद होगा शायद। पर आज के डिस्कशन में हम डेटा फ्रेम और लिस्ट को एक बारी कवर कर लेते हैं। तो आई होप ये क्लैरिटी डायग्राम से क्लियर हो गई होगी कि कौन सा डेटा टाइप किस तरफ है। तो ये क्लैरिटी होने से थोड़ा दिमाग में ये होता है कि हाँ, जो मैं पढ़ रहा हूं उसमें कुछ स्ट्रक्चर है, रैंडम नहीं है कुछ भी। ओके, अब हम आ जाते हैं लिस्ट और डेटा फ्रेम्स पे। तो सबसे पहले लिस्ट की मेरे को लगता है 3 प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा भी हो सकती है, बट जो पहली दिमाग में प्रॉपर्टी आती है कि लिस्ट जो होते हैं ये हेट्रोजीनियस होते हैं। कहने का मतलब कि लिस्ट के अंदर ना आप अलग अलग डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हो। जैसे वेक्टर में आप एक ही डेटा टाइप, अगर एक कैरेक्टर है तो सारे कैरेक्टर आते हैं, सारे नंबर होंगे या सारे बुलियन होंगे, ठीक है ना। अगर उसमें से एक भी दूसरा डेटा टाइप होगा तो वो हायर ऑर्डर पे कोअर्स हो जाता है, ये हमने देखा हुआ है। तो होमोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस ऐसा लिस्ट के अंदर ऐसा नहीं होता है। लिस्ट के अंदर आप इसको पहले तो बनाते कैसे, तो लिस्ट एक कमांड होता है, स्मॉल एल है, ठीक है। और मैं जैसे अगर इसको ऐसे बनाता हूं, तो आप देख सकते हो लिस्ट के अंदर 2 आइटम है, एक्स और वाई, और इसका डेटा टाइप जो है नंबर है और इसका डेटा टाइप जो है वो कैरेक्टर है। तो ये दोनों अलग अलग चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज आप देख सकते हो, इसलिए हम इसको हेट्रोजीनियस बोलते हैं। एक और चीज इसमें खास बात आप देख सकते हो, इन दोनों का लेंथ अलग है। मतलब लिस्ट के अंदर जो एक्स आइटम है उसका लेंथ 3 है और इसका लेंथ 1 है, ठीक है ना। सो दूसरा प्रॉपर्टी यही है कि डिफरेंट लेंथ ऑफ आइटम्स इन अ लिस्ट। तीसरा क्या है कि लिस्ट जो है रिकर्सिव भी होता है। मतलब कहने का मतलब अगर मैं देखूं तो लिस्ट के अंदर आप एक दूसरा लिस्ट भी बना सकते हो, कुछ ऐसा, और ये काम करेगा बराबर, ठीक है ना। तो लिस्ट के अंदर एक तो ये रिकर्सिव भी होता है, रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसका एक स्पेशल केस जो है, इसका जो एक स्पेशल केस है वो डेटा फ्रेम है। क्या स्पेशल है उसमें? इसमें स्पेशल वही होगा कि ये जो लेंथ हम बोल रहे हैं ना कि ये सेम डिफरेंट है, डेटा फ्रेम में लेंथ बराबर होता है। तो अगर कोई आपको लिस्ट स्ट्रक्चर मिल जाता है कहीं से भी, या आप खुद क्रिएट करते हो और इसका लेंथ बराबर है, अगर आइटम्स का फॉर एग्जांपल 1 2 3 हमने बनाया और C इक्वल टू ABC हमने लिखा है, अगर सो इसको आप इजीली डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप इसके बाहर डेटा डॉट फ्रेम कमांड लगाओगे तो अपने आप ये डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये आपको रिजल्ट कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब ये कोट नहीं होगा, बस मैं रिप्रेजेंटेशन पर्पज से बता रहा हूं, ठीक है। जहां पर ये न्यूमेरिक है और ये कैरेक्टर है, ठीक है। अच्छा, तो ये इसका लिस्ट, अगर लिस्ट को देखा जाए तो उसके अंदर अगर नंबर ऑफ आइटम सेम होते हैं तो आप इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसी वजह से ऐसा होता है कि अगर आप किसी भी डेटा फ्रेम का टाइप ऑफ चेक करोगे ना तो हमेशा आपको लिस्ट बताएगा, जबकि इसका क्लास जो होगा ना डेटा फ्रेम का, वो हमेशा डेटा फ्रेम होगा। ओके, जो आपका मॉडर्न पैकेजेस है लाइक डीप्लायर, ये एक अलग तरह का डेटा फ्रेम रखता है, इसको हम टिबल बोलते हैं, ठीक है। सो टिबल के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे जब हम डीप्लायर डिस्कस करेंगे, बट टिबल भी एक तरह का डेटा फ्रेम ही है, ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट कि लिस्ट और डेटा फ्रेम कैसे सेम या डिफरेंट है। अब आते हैं एक्सेस करने की बात, कि कैसे इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो लिस्ट को एक्सेस करने के लिए अगर आप कोई लिस्ट बनाते हो ऐसा, अगर ये लिस्ट बन गया आपका, तो पहला आइटम जो है एक्स है, और जरूरी नहीं कि आप इस तरह से लिस्ट बनाओ, आप ऐसे भी लिस्ट बना सकते हो बिना नाम का, ठीक है ना। इसमें ये लिस्ट जो होगा ना, इसको कोई नाम नहीं होगा, बट आर इसको खुद से नाम दे देता है, इसको वो 1 बोलता है और इसको ये 2 बोलता है। ऑल्दो आपने यहां पर नाम लेके इसको बनाया, अब बिना नाम के भी बना सकते हो, ठीक है।
अच्छा, ये एक चीज हो गई। दूसरी बात ये है कि जब ये लिस्ट का नाम पड़ गया है तो आप इस लिस्ट को एक्सेस करने, और इस लिस्ट को मान लो एक एल ऑब्जेक्ट में मैं सेव कर लेता हूं, तो $X से आप इसको एक्सेस कर सकते हो फर्स्ट आइटम को। अब इसी चीज को $X की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो, डबल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर X कोट्स में। मेक श्योर डबल स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए, क्योंकि लिस्ट जो होता है उसको हम डबल स्क्वायर ब्रैकेट से ही एक्सेस करते हैं। अगर आप इसको ऐसे एक्सेस करते हो तो एरर नहीं आएगा, पर जो रिटर्न टाइप होगा इसका वो लिस्ट ही होगा। यहां पर जो रिटर्न टाइप होगा ये न्यूमेरिक होगा। कहने का मतलब ये एक एटॉमिक वेक्टर रिटर्न करेगा, यहां पर ये एक लिस्ट रिटर्न करेगा। तो इट्स नॉट द करेक्ट वे ऑफ, इफ यू वांट अ वेक्टर, एटॉमिक वेक्टर, इसका रिटर्न टाइप अगर एक्सट्रैक्ट करने के लिए तो आप सिंगल ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट नहीं यूज करोगे, आप डबल स्क्वायर ब्रैकेट यूज करोगे। अच्छा, ये दो तरीके हो गए। और क्या तरीका है? और एक और तरीका है कि डबल स्क्वायर ब्रैकेट में 1 लिख दो, इससे भी आपका लिस्ट एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ये 3 तरीके हैं जिससे आप लिस्ट को एक्सट्रैक्ट कर सको। अगर आपने लिस्ट का नाम नहीं रखा है तो ऑफ कोर्स आप ये दोनों तरीके से इसको एक्सट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, आपको यही तरीका अपनाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो मेक श्योर आप अपने लिस्ट का नाम रखो। अच्छा, आप लिस्ट का नाम बाद में भी रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इसको एल में सेव कर लिया तो मैं कुछ ऐसा भी कर सकता हूं बाद में। इससे क्या होगा, इसका नाम X और इसका नाम Y हो जाएगा। ये नेम्स कमांड चला करके आप बाद में भी इसको नाम दे सकते हो। ठीक है ना? तो ये जरूरी नहीं है कि आप उस वक्त ही नाम दो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अच्छा, दूसरा, ये नेम जो एट्रीब्यूट है, ऐसा नहीं है कि लिस्ट पे ही चलता है, ये वेक्टर्स के लिए भी चलता है। मतलब आपने कोई वेक्टर बनाया है और इसका आप नाम डालना चाहते हो तो आप वेक्टर क्रिएट करते वक्त भी नाम रख सकते हो। ये वेक्टर ही रहेगा, इसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होगा। या आप इसका अगेन नेम्स ऑफ वेक्टर ABC आप रख सकते हो बाद में। तो ये जो नेमिंग एट्रीब्यूट है ना, ये एक तरह का एट्रीब्यूट है। ये जो है ये वेक्टर्स और लिस्ट दोनों के लिए ही इक्वली वैलिड है। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सेसिंग जैसे करते हैं लिस्ट को। अब चूंकि डेटा फ्रेम भी एक तरह का लिस्ट होता है, तो जितना भी मेथड मैंने अभी बताया लिस्ट के लिए वो सब ट्रू है डेटा फ्रेम के लिए। प्लस डेटा फ्रेम में एक और एट्रीब्यूट होता है, क्योंकि डेटा फ्रेम में एक टेबल है जिसमें रो और कॉलम है। सो रो और कॉलम है, तो आप इसको एक्सेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉमा से पहले आप रोज के बारे में डालोगे और कॉमा के बाद में आप कॉलम्स के बारे में डालोगे। अगर ये इंफॉर्मेशन आप करेक्टली डालते हो तो आपको करेक्टली रो या कॉलम आप फेच कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हर रो डेटा फ्रेम के अंदर एक पर्टिकुलर रो नंबर से डिनोट होता है। जरूरी नहीं कि आप रो नंबर ही है, आप इसको नाम भी दे सकते हैं, उसको रो नेम्स कहते हैं, एट्रीब्यूट। मॉडर्न डेटा फ्रेम्स में जैसे टिब्बल है, उसके अंदर रो नेम्स का कंसेप्ट नहीं होता है। ये जो पुराना डेटा फ्रेम है, जो आर का क्लासिक डेटा फ्रेम है जो पहले से चला आ रहा है, उसके अंदर रो नेम्स की फैसिलिटी होती है। तो अगर आपने रो नेम नहीं डाला हुआ है तो आप किसी भी रो को ऐसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, पहला रो निकलेगा इससे। किसी भी कॉलम को आप ऐसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, रो कॉलम दोनों को आप ऐसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अच्छा, ये तरीका जो है ना, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें ना क्लियर नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बट कॉलम का नाम क्या है, कौन सा कॉलम है, ये नहीं पता चलता। तो इसको एक्सट्रैक्ट करने का एक और तरीका है कि आप कॉलम का नाम दे दो। फॉर एग्जाम्पल X, अगर X कोई कॉलम है तो इससे आपको कॉलम निकल जाएगा। ठीक है, अगर आप मल्टीपल कॉलम निकालना चाहते हो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। अच्छा, इसको जब आप निकालोगे ना तो आप एक चीज ध्यान दोगे, जैसे ही आप ये कमांड चलाओगे तो ये ना वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि ये जो है आपको डेटा फ्रेम ही रिटर्न करता है। तो ये थोड़ा सा ना वियर्ड है, आर के अंदर ये ऐसा होता है। पर इसको फिक्स करने का भी एक तरीका है कि आप df1 के अंदर ड्रॉप इक्वल टू फॉल्स लिख दो। ये एक ऐसा पैरामीटर है जो हाइड होता है, हिडन होता है, जो नजर नहीं आता। और ड्रॉप इक्वल टू फॉल्स आप डाल दोगे तो बेसिकली आपका ये जो डेटा फ्रेम जो इसका क्लास है ना, ये ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है ना? तो इसका क्लास डेटा फ्रेम ही दिखेगा, आपको वेक्टर नहीं दिखेगा। तो कई बार सिंगल कॉलम को अगर जब आप एक्सट्रैक्ट करते हो और इस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हो तो ये वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। उसको रोकने के लिए आप ड्रॉप इक्वल टू फॉल्स पैरामीटर लगा सकते हो। यहां करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर 2 कॉलम है तो ये कभी भी वेक्टर में कन्वर्ट नहीं होगा, ये हमेशा डेटा फ्रेम ही रहेगा। तो ये आप और तरीके हैं अपार्ट फ्रॉम
जो मैंने पहले तरीके बताऊंगा लिस्ट के सारे। फॉर एग्जांपल DF1 डॉलर आप एक्स भी लिख सकते हो, इससे भी ये निकल जाएगा। DF1 एक्स भी लिखोगे तो भी आप कॉलम एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, और कॉलम के नंबर से भी आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो डेटा फ्रेम में कॉलम को निकालने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है। अगर आप देखना चाहो तो सबसे ज्यादा ये और ये लोग यूज करते हैं। अच्छा, ये लूप्स में बहुत ज्यादा यूज होता है क्योंकि उसको आप आइटरेट कर सकते हो, ये थोड़ा सा फिक्स नोटेशन है। और दूसरा ये एक पार्शियल सर्च भी करता है, मतलब कहने का मतलब अगर आपके डेटा में फॉर एग्जांपल एक लिस्ट आपने बनाई है और लिस्ट में कोई आइटम का नाम XYZ है और इस लिस्ट को आप L बोलते हो, तो आप $X भी लिखोगे तो आपको ये नंबर रिटर्न हो जाएगा क्योंकि ये पार्शियल मैच करता है। पर आप L स्क्वायर ब्रैकेट कोट में X लिखोगे तो ये नहीं चलेगा, ये नल रिटर्न करेगा क्योंकि ये डॉलर जो है पार्शियल मैच करता है। ये आप चेक कर सकते हो डॉक्यूमेंटेशन में। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये इसलिए थोड़ा सा ना डेंजरस होता है। तो मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा तरीका है चीजों को एक्सट्रैक्ट करने का। इसमें क्लैरिटी आती है और इसमें फेल होने के चांसेस कम है, ठीक है ना। अब इनफ ऑफ ब्लैबर, ठीक है ना। एक बार हम छोटा छोटा एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है आर के सेशन में, ठीक है। तो एंड वेयर इज माई माउस पॉइंटर, दिस इज माई माउस पॉइंटर, और हम यहां पर आते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक लिस्ट तैयार करते हैं अपन। L 1 से 10 का 1 कोलन से ना सीक्वेंस क्रिएट होता है। तो अगर मैं 1:10 लिखूं तो 10 नंबर का सीक्वेंस जनरेट हो जाएगा। तो मैंने यहां पर एक शॉर्ट हैंड ले लिया है। दूसरा मैं एक और शॉर्ट हैंड यूज करने वाला हूं, लेटर्स। लेटर्स एक कमांड है आर के अंदर जो अल्फाबेट देता है। अगर इसको आप कैपिटल में लिखोगे तो आपको कैपिटल लेटर मिलेंगे। इसी तरह mon.abb भी होता है, इससे आपके मंथ के नाम आते हैं, ठीक है ना। सो ये सारे जो हैं आर के अंदर पड़े हुए हैं, मतलब ये होते हैं आर के अंदर, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। तो मैंने ये लिस्ट बना लिया। अब लिस्ट के एक्स को एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो $X मैं लिखूंगा, ये एक वेक्टर है। L2x ये भी एक वेक्टर है, बढ़िया। अच्छा, क्या ये चलेगा? नाउ ये चल रहा है, बट इसका ध्यान से देखो, इसका और इसका आउटपुट में अंतर है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक वेक्टर है, एटॉमिक वेक्टर है, बट ये एक लिस्ट है। तो ये ध्यान रखना, ये सही नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें से अगर मैं बोलूं कि मेरे को तीसरा आइटम चाहिए, तो मैं यहां पर 3 लिख करके तीसरा आइटम उठा सकता हूं। बट इसमें से अगर मैं थर्ड आइटम उठाने की कोशिश करूंगा तो कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें कोई थर्ड आइटम है ही नहीं, क्योंकि ये लिस्ट को एक्सेस कर रहा है, वेक्टर को एक्सेस डायरेक्टली कर ही नहीं पा रहा। तो ये चीज रॉन्ग है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये सही नहीं तरीका है। ये वाला जो तरीका है रो नंबर 5 में जो मैंने लिखा हुआ है, ये सही तरीका नहीं है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमने लिस्ट निकाल लिया है, बढ़िया हो गया ये। अब लिस्ट से मेरे को दूसरे y को अगर निकालना है, सेम चीज कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हम पहला वेक्टर को, अगर पहला एटॉमिक वेक्टर को फेच करना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा, मैंने दूसरा तरीका भी बताया था लिस्ट बनाने का, तो हम वेक्टर कमांड भी यूज कर सकते हैं। और यहां पर लिस्ट लिख करके लेंथ ऑफ 10 अगर मैं कर दूं, तो आप देखोगे ये एक लिस्ट बना है जिसका लेंथ 10 है, ये देखो, और इनिशियलाइज बाय लेंथ 10 है और इनिशियलाइज बाय नल, ठीक है ना। आप ऐसे ना न्यूमेरिक वेक्टर वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं न्यूमेरिक वेक्टर और मैं लिखूं वेक्टर न्यूमेरिक और यहां पर 10 लिखूं, तो अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो आप देख सकते हो 10 0 आ गए, ठीक है। आप ऐसे ही कैरेक्टर वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो अगर आपको 1 लाइन में क्रिएट करना है। तो ये कुछ ऐसे कमांड है जो हम यूज करते हैं, डेली यूसेज में आते हैं। तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसी में एक दूसरा मैं एक लिस्ट बनाता हूं जो जिसमें आप देख सकते हो कि लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट कर रहा हूं मैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा देखने में, बट दैट डजंट मीन कि ये गलत है। तो ये देख सकते हो आप। तो इसमें अगर मैं L2 और स्क्वायर 1 करूं, सो मैं इसके अंदर पहुंचूंगा, बट अंदर तक कभी भी नहीं पहुंचा मैं, ठीक है। सो और अंदर जाने के लिए मेरे को $X लगाना पड़ेगा, तब जाके मैं फाइनली अंदर एटॉमिक वेक्टर तक पहुंचा हूं। अब मैं इसमें से कोई भी एलिमेंट फेच कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल 4th एलिमेंट अगर मेरे को फेच करना है तो मैं 4 लिखता हूं और 4th एलिमेंट आ जाएगा आपका।
सो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि लिस्ट से डेटा कैसे उठाएंगे। ठीक है, अब इसी लिस्ट में एक तीसरा लिस्ट बनाता हूं मैं, और आप देख सकते हो कि मैंने 5 एलिमेंट का लिस्ट क्रिएट किया है। इसको आप डेटा फ्रेम में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो, डेटा डॉट फ्रेम L3। तो ये देख सकते हो टैबुलर स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है। ठीक है ना। सो ये क्यों बन रहा है? अगर इसके एलिमेंट कम होते, फॉर एग्जांपल अगर इसमें 4 होते, फिर इसको आप कन्वर्ट करने की कोशिश करो तो ये नहीं होगा। तो इट हैज टू बी यूनिफॉर्म। ठीक है ना, इट हैज टू बी यूनिफॉर्म। इसको देखने के लिए आप व्यू कमांड भी यूज कर सकते हो, इनकेस आप देखना चाहते हो तो ये कुछ ऐसा टैबुलर स्ट्रक्चर में दिखेगा। ठीक है, अच्छा, इसको आप सेव भी कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल df_1 ऐसा कुछ नाम रखता हूं इसका। इसमें से अगर मेरे को कॉलम उठाना है, कौन सा कॉलम? x, तो आप df1x लिख सकते हो। df1 डबल स्क्वायर ब्रैकेट x, जैसे लिस्ट को फेच कर रहे थे सेम तरीके से, सॉरी नाम गलत लिख दिया मैंने। ठीक है, ऐसे ही फेच कर सकते हैं। और df1 इसको ऐसे भी आप फेच कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इन सब में आप देख सकते हो ये जब जैसे ये प्रिंट कर रहा है, ये बेसिकली डेटा फ्रेम से ड्रॉप होकर एक वेक्टर में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसी की मैं बात कर रहा था। तो यहां पर आप ड्रॉप इक्वल टू फॉल्स लगा दो। सो अब ये इसका क्लास, अगर आप यहां पर, आप एक काम करता हूं, मैं यहां पर एक छोटा सा क्लास भी लिख देता हूं, सो दैट आपको क्लियर मिल जाए, क्लियर आइडिया हो जाए कि ये क्या हो रहा है। तो यहां पर अगर आप इसका क्लास या टाइप ऑफ चेक करोगे, मैं दोनों ही कमांड लिख देता हूं सो दैट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो दिमाग में। ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर, दोनों आ रहा है। अगर मैं ये ड्रॉप इक्वल टू फॉल्स लिख दूं और यहां पर क्लास लिखूं तो ये डेटा फ्रेम आएगा। तो कहने का मतलब ड्रॉप जो होता है ना, इसके एट्रीब्यूट को इसको ड्रॉप नहीं होने देता है, इसके क्लास को ड्रॉप नहीं होने देता। अदरवाइज बेस आर जो है अपने क्लास को छोड़ देता है अगर आप सिर्फ कॉमा x लिखो तो आप कॉलम अगर आपको उठाना है तो बहुत सिंपल है, आप कॉमा x लिख लो। ठीक है, अगर आपको 2 कॉलम उठाने हैं तो आप C कंबाइन कमांड यूज करके ऐसा कर सकते हो। अगर आपको पहला रो उठाना है सो फर्स्ट रो, अगर दूसरा रो उठाना है तो सेकंड रो। ठीक है ना। अच्छा, आपको रो को अगर नाम देना है तो आप रो नेम्स कमांड यूज कर सकते हो, df1, और लेट से इसका नाम हम डाल देते हैं लेटर्स, कैपिटल लेटर्स वाले डाल देते हैं सो दैट डिस्टिंक्शन समझ में आए। 1:5। सो नाउ अब ये जो है आपका रो के नाम हो गए। अब आप, ठीक है, ये कर सकते हो, ये चलेगा, बट आप अब ये भी कर सकते हो। ठीक है ना। सो क्योंकि आपने इसको रो नेम में डाल दिया, कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, सो ये चीज डेटा फ्रेम की कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको समझ में आएगी अगर आप डेटा फ्रेम को इस तरह से देखते हो। तो मॉडर्न डेटा फ्रेम्स में रो नेम्स का कंसेप्ट जो है हट गया है, क्योंकि ये शायद इतना यूजफुल नहीं है, बट हाँ, अभी भी आपके आर का जो बेस आर का डेटा फ्रेम है उसमें ये पड़ा हुआ है और हम उसको यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप ये समझ में आ गया हो कि लिस्ट और डेटा फ्रेम्स कैसे काम करते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में मैट्रिक्स और अरेज और फैक्टर्स को देख लेंगे, जो कि थोड़े यूजफुल है, थोड़े नहीं भी है। सो और उनके थोड़े बहुत कीवर्ड्स भी देख लेंगे कि क्या उनमें छोटे मोटे इश्यूज भी हैं, जो अगर हैं तो उसको भी समझने की कोशिश करेंगे।